आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नंदू क्लासेज में। आज हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का एनर्जी निकालेंगे, साथ ही उस पे वर्क का भी फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने लिया है। वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर ई। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी। यह इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है 12 है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको P से डिनोट करते हैं, वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। यानी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो क्वांटिटी है, जो कि इसको कैरेक्टराइज करता है, वह क्वांटिटी वेक्टर P A से B की ओर है। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है। आप जानते हैं कि इस डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क लगेगा P sin थीटा, और वो टॉर्क तब तक इस पे लगेगा जब तक ये डाइपोल रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एलाइन ना हो जाए। जब ये दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे तो इन पर टॉर्क लगना बंद हो जाएगा, यानी जीरो टॉर्क लगने लगेगा। लेकिन यदि इस डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज घूमने के लिए, लेकिन इस टॉर्क के अगेंस्ट में इक्वल टॉर्क लगाकर अगर इस डाइपोल को हम θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट करा दे तो उसमें मेहनत लगेगा, उसमें वर्क करना पड़ेगा, और उसी वर्क का फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए टॉर्क ऑन द डाइपोल। आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं, टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। यहां पर डाइपोल पे फोर्स जीरो लगता है, केवल टॉर्क लगता है, जो कि आप पढ़े हुए हैं। अब यहां पे इस डाइपोल को हमको चलाना नहीं है बल्कि घुमाना है, और घुमाने में हमको वर्क करना पड़ेगा। हम लोग कहां से कहां रोटेट करा के ले जाएंगे, θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट करेंगे। तो आप देखिए, आप थोड़ा सा मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं, आप 11th में पढ़े होंगे। देखिएगा वर्क और यहां पर वर्क, अगर फोर्स के कारण वर्क हो रहा हो तो आपने पढ़ा है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क जो है फोर्स के कारण हो रहा होगा तो आप पढ़े वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर वर्क जो है टॉर्क के कारण हो रहा हो तो आप पढ़े हैं वर्क इज इक्वल टू टॉ इनटू थीटा, यानी टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर से मैं रिपीट करता हूं, फोर्स के कारण वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क के कारण वर्क, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यह फॉर्मूला तब काम करता है जब फोर्स कांस्टेंट हो। कांस्टेंट फोर्स हो तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, कांस्टेंट टॉर्क हो तो ये वाला फॉर्मूला। लेकिन यदि फोर्स और टॉर्क जो है कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल हो, तब देखिए कौन सा फॉर्मूला काम करेगा। अगर वेरिएबल हो तो आपको बताया गया होगा 11th में, वेरिएबल फोर्स के कारण फॉर्मूला सीखे होंगे, W इज इक्वल टू एफ एस नहीं बल्कि एफ डी एस का इंटीग्रेशन। उसी तरह से टॉर्क के कारण जो वर्क होगा, W इज इक्वल टू टॉ थीटा नहीं बल्कि टॉ डी थीटा का इंटीग्रेशन। आप देख सकते हैं वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क एफ डी एस का इंटीग्रेशन, वेरिएबल टॉर्क के कारण वर्क टॉ डी थीटा का इंटीग्रेशन। आप यहाँ पे टॉर्क देख सकते हैं, टॉर्क जो है यहाँ पर वेरिएबल है। थीटा 90 डिग्री हो तो टॉर्क कुछ और लगेगा, क्योंकि अब साइन 90 अलग होता है। 60 डिग्री हो तो टॉर्क कुछ और लगेगा, 30 डिग्री हो तो टॉर्क कुछ और लगेगा। यानी आप जब उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने चलेंगे रोटेट करके, तो हर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से टॉर्क बदलता जाएगा। यानी टॉर्क कैसा है, वेरिएबल है। आप यहाँ पे देखिए, मैं लिख भी दे रहा हूं, वेरिएबल टॉर्क है। तो बताइए इस वेरिएबल टॉर्क के कारण जो वहां पे वर्क हम लोग करेंगे वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, W इज इक्वल टू टॉ डी थीटा का इंटीग्रेशन। तो देखिए यह टॉर्क तो इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, लेकिन इस टॉर्क के खिलाफ इक्वल टॉर्क लगाकर, इस टॉर्क के अपोजिट अगर इक्वल टॉर्क लगाकर हम इस डाइपोल को θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट कर दें तो उसमें वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पे लिखेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2 एंगल। तो देखिए क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू टॉ डी थीटा
का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, θ1 से θ2। तो आप देख सकते हैं टॉ के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, PE sin थीटा डी थीटा कहाँ से कहाँ, θ1 से θ2, और उसके बाद P बाहर हो जाएगा, अंदर में बच जाएगा sin थीटा डी थीटा कहाँ से कहाँ, θ1 से θ2। तो फिर इसके आगे हम लोग लिखेंगे। तो देखिए उधर हम लोग बोर्ड क्लियर कर लिया है, अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। W इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं क्या है, PE sin थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, θ1 से θ2। तो आप देख सकते हैं PE और sin थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हुए हैं माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। तो माइनस हम लोग बाहर ले रहे हैं, माइनस PE और आप देख सकते हैं कॉस थीटा θ1 से θ2। तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस PE, और आप जानते हैं थीटा की जगह पर एक बार हम लोग θ2 रखेंगे और एक बार θ1, और θ2 जो अपर लिमिट का जो वैल्यू होगा उसमें से लोअर लिमिट θ1 वाले वैल्यू को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, cos θ2 अब माइनस cos θ1। यही वर्क डन का एक्सप्रेशन हो गया किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि θ1 से θ2 एंगल तक अगर रोटेट कराया जाए तो उसमें जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला हो गया माइनस P इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो ये डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क का फॉर्मूला हुआ, इसका हम लोग कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए केस 1। आप देख सकते हैं जब θ1 से θ2 तक घुमाया गया है तब यह वर्क का फॉर्मूला है, लेकिन यदि डाइपोल को हम 0 डिग्री से थीटा तक घुमाएं तब क्या फॉर्मूला होगा। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू θ डिग्री। तब देखिए आप जानते हैं कि ये जो पहला एंगल जो होगा इसको हम लोग θ1 मानेंगे और ये दूसरा वाला एंगल को θ2। तो देखिए क्या हो जाएगा, θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू थीटा। अब देखिए हम लोग इस वर्क के फॉर्मूला में बढ़ेंगे तो W इज इक्वल टू है माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। तो आप देख सकते हैं माइनस PE और यहाँ पर cos θ2 के जगह पे हम लोग लिखेंगे cos θ2 के जगह पे थीटा माइनस यहाँ पे cos θ1 के जगह पे लिखेंगे 0। तो आप देख सकते हैं ये इक्वल हो जाएगा माइनस PE और यहाँ पे cos थीटा माइनस cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो आप देख सकते हैं यदि θ1 से θ2 एंगल तक घुमाया जाए तो ये वर्क का फॉर्मूला हुआ, लेकिन यदि 0 डिग्री से थीटा तक घुमाया जाए तो ये वर्क का फॉर्मूला हुआ। मैं आपको बताऊं कि यह जो वर्क होता है वो डाइपोल में एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे केस 2। तो देखिए यहाँ पे केस 2, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि यदि डाइपोल को 90 डिग्री से θ डिग्री तक घुमाया जाए तो देखिए इफ द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम 90 डिग्री टू θ डिग्री। तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग θ1 मानेंगे और इसको मानेंगे θ2। तो देख सकते हैं यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री और θ2 इज इक्वल टू हो जाएगा θ डिग्री। तो अब देखिए हमारा फार्मूला क्या बनेगा, जो फार्मूला है वर्क का उसी फार्मूला में हम लोग इस वैल्यू को डालेंगे। तो वर्क का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस PE और cos θ2 के जगह पे हम लोग लिखेंगे थीटा, θ2 के जगह पे थीटा माइनस cos θ1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 90। तो ये हो जाएगा माइनस PE cos थीटा cos 90 0 होता है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। तो W इज इक्वल टू हो गया माइनस PE cos थीटा। इस वर्क को डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं जाता है। देखिए हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, दिस वर्क
इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द डाइपोल। अब देखिए इस वर्क को हम लोग एनर्जी क्यों कहेंगे, इसको हम देखिए आपको यहाँ पे बेसिक बता रहे हैं। इसके लिए आप जैसे मैं अगर अर्थ सरफेस को देखिए, अर्थ सरफेस है और इसको एनर्जी का जीरो लेवल मानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का। हम मान लेते हैं कि अर्थ सरफेस पे एनर्जी जीरो है, तो यदि हम इस अर्थ सरफेस से ए पॉइंट तक जाएंगे और ए पॉइंट तक जाने में अगर हम 10 जूल वर्क करेंगे तो ए पर का एनर्जी भी 10 जूल होगा। फिर उसी तरह से अगर हम इस अर्थ सरफेस से यहाँ पर बी पॉइंट तक जाएंगे और उसमें अगर 15 जूल वर्क करेंगे तो इस बी पर का एनर्जी भी जो है, इस बी पर का एनर्जी भी 15 जूल होगा। अगर आप अर्थ सरफेस पर से ए पर गए 10 जूल वर्क किए तो एनर्जी भी 10, अगर अर्थ सरफेस से बी पर गए 15 जूल वर्क किए तो एनर्जी भी 15 जूल। लेकिन आप अगर ए से बी पर जाएंगे तो आप वर्क करेंगे, ए से बी जाने में आप वर्क करेंगे 5 जूल, लेकिन जब आप ए से बी पर पहुंचेंगे तो उसकी एनर्जी 5 जूल नहीं होगी बल्कि 15 जूल होगी, क्योंकि ए पर की एनर्जी 10 है। और जब आप 5 जूल वर्क करके बी पर जाएंगे तो वहाँ पे ये 5 जूल से इसका एनर्जी जो है इंक्रीज कर जाएगा और यहाँ पे 15 जूल हो जाएगा, बी पर 15 जूल हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि वर्क को एनर्जी तभी बोलते हैं जब वर्क जो है जीरो लेवल से किया जाए। अगर आप बीच के किसी पोजीशन से वर्क करेंगे तो उसको एनर्जी नहीं बोलेंगे बल्कि वो एनर्जी का चेंज होगा। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी आप पढ़े थे कि चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पोजीशन तक लाने में, इन्फिनिटी से क्यों लाते थे, क्योंकि इन्फिनिटी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल है। इन्फिनिटी पर के पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना जाता है। हम लोग कभी भी फिजिक्स में एनर्जी निकालने के लिए वर्क निकालते हैं, लेकिन आपका वर्क जो है एनर्जी तभी कहलाएगा जब वर्क जो है एनर्जी के जीरो लेवल से शुरू किया गया हो। और आप देख सकते हैं जीरो लेवल, अर्थ सरफेस से किसी पोजीशन तक जाने में जो भी वर्क करेंगे वो एनर्जी कहलाएगा, लेकिन आप अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर से किसी ऑब्जेक्ट को ले जाने में जो वर्क करेंगे वो एनर्जी नहीं कहलाएगा बल्कि एनर्जी का चेंज कहलाएगा। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे याद देख सकते हैं, फॉर्मूला है P cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। फॉर्मूला में cos थीटा इंट्रोड्यूस है। आप देख सकते हैं कि यदि cos थीटा इंट्रोड्यूस है तो एनर्जी का जीरो लेवल कहाँ पे होगा, किस एंगल के लिए cos थीटा का वैल्यू जीरो होता है, 90 के लिए। यानी अगर आप 90 से घुमाना शुरू करेंगे तो ये 90 जो है एनर्जी का जीरो लेवल है। इस 90 से किसी एंगल तक घुमा के ले जाएंगे उसमें जो वर्क करेंगे उस वर्क को एनर्जी कहा जाएगा। तो आप देख सकते हैं केस 1 में जो वर्क था यह वर्क एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा, लेकिन केस 2 में जो वर्क है यह वर्क एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि यह वर्क जो है जीरो लेवल से हुआ है और cos थीटा के लिए जीरो लेवल 90 होगा, क्योंकि cos 90 ही जीरो होता है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिख दिया है दिस वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द डाइपोल, और एनर्जी को यू से दिखाते हैं तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस पी cos थीटा। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, दिस इज, हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, दिस इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात मैं यहाँ पर और आपको बता दूँ, आपने पढ़ा है A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, 11th में आपने पढ़ा है। तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो यहाँ पे P कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप, वेक्टर P डॉट वेक्टर E। तो ये हम लोगों ने एनर्जी के फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आपसे कोई कहे कि डाइपोल पर का वर्क निकालिए तो आप यहीं तक निकाल के छोड़ देंगे। देख लीजिए, अगर डाइपोल पे वर्क डन निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप यहीं तक फॉर्मूला निकालेंगे, माइनस पी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। आपको अगर जी में आए तो ये पहला केस तक निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपसे एनर्जी पूछेगा तो आपको इस केस 2 तक निकालना पड़ेगा। केस 2 तक निकालेंगे तभी आप एनर्जी तक पहुंच पाएंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल का एनर्जी का फॉर्मूला हो गया माइनस पी cos थीटा, लेकिन उस डाइपोल पर वर्क डन का फॉर्मूला हो गया माइनस पी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1।
अब यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला निकला है इसका भी हम स्पेशल केस पढ़ेंगे। अब देख सकते हैं एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी कॉस थीटा है, तो इसका स्पेशल केस हम लोग 3 स्पेशल केस पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं केस 1, यहाँ पे केस 2 और यहाँ पे केस 3। केस 1 में वेन थीटा इज इक्वल टू 0, केस 2 में वेन थीटा इज इक्वल टू 90 और केस 3 में वेन थीटा इज इक्वल टू 180। अब आप देख सकते हैं कि अगर 0 हो जाए तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू है माइनस पी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो हम लोग लिख देंगे माइनस पी ई कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस पी ई इंटू 1, तो माइनस पी एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या एनर्जी हो जाएगा, U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90 माइनस पी ई कॉस 90 0 होता है, तो ये एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी क्या होगा माइनस पी ई कॉस 180, यहाँ पे माइनस पी ई कॉस 180 जो है -1 होता है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई, U इज इक्वल टू। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि थीटा जब 0 होता है तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और थीटा जब 180 होता है तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये आपको पढ़ाया गया है पिछले वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह क्लियर हो गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का एनर्जी माइनस पी के बराबर होता है, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल का एनर्जी प्लस पी के बराबर होता है। तो ये सबसे मैक्सिमम एनर्जी है और ये सबसे मिनिमम एनर्जी है। तो ये क्लियर हो गया कि डाइपोल का मिनिमम एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में होता है जो कि माइनस पी के इक्वल होता है, और मैक्सिमम एनर्जी जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में होता है जो कि प्लस पी के बराबर होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहे।